ये वीडियो जो है आप सभी को रिकॉर्डेड मिल रहा है। मैंने बता दिया था कि कुछ काम था इसीलिए लाइव क्लास आज की नहीं हो पाई, तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। पोषक पदार्थ से हमें स्टार्ट करने था, इसके पहले का हमारा कवर हो गया था, लाइव क्लास में ही हम कवर करते आ रहे थे। अभी मैं रिकॉर्ड कर दे रही हूँ, आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। ठीक, देखिए पोषक पदार्थ से शुरू करना है। तो इसमें वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन और संपादन के लिए आवश्यक होते पोषक पदार्थ कहलाते। उपयोगिता के आधार पर ये पोषक पदार्थ 4 प्रकार के होते। कभी डेफिनेशन आ गई 2 नंबर में, पोषक पदार्थ क्या है, तो कौन से पदार्थ होते हैं जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन और संपादन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, संचालन और संपादन करना है उसके लिए आवश्यक होते हैं, इसको क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं। उपयोगिता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक ऊर्जा उत्पादक है, मतलब वे पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा और कार्बोहाइड्रेट। देखो जब आप कभी बीमार हो जाते हो तो क्या है, आपकी बॉडी में जो फैट रहता है, जो वसा रहती है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। और कभी किसी को चक्कर आ रहे तो आपने देखा होगा ग्लूकोज देते, तो ये ग्लूकोज क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ये फैट और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, एनर्जी उत्पन्न करते हैं आपके शरीर में। उसके बाद उपापचय नियंत्रक। उपापचय नियंत्रक क्या होते हैं, वे पोषक पदार्थ जो शरीर के विभिन्न उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिन, लवण और जल। जल हमको प्रतिदिन लेना होता है। विटामिन की भी मात्रा हमारे शरीर में संचित नहीं होती है, केवल जो विटामिन के है वो आंत में कुछ मात्रा में संचित रहता है, बाकी विटामिन हमें क्या है, भोजन के साथ लेने होते हैं। और लवण और जल की मात्रा। ठीक, उसके बाद में आगे के 2 कौन से प्रकार इन्होंने बताया है उपयोगिता के आधार पर, यह है वृद्धि और निर्माण वाले पदार्थ। तो वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि करेंगे और शरीर की टूट फूट की मरम्मत करेंगे, जैसे प्रोटीन इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। प्रोटीन क्या करता है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत और वृद्धि में सहायक होता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड जो है। तो 4 अलग अलग उपयोगिता के आधार पर प्रकार बताए, सबके अपने अपने एग्जाम्पल है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, उसके बाद में कुछ बिंदु दिए हैं। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, जल, न्यूक्लिक एसिड है और खनिज लवण है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। इनका अनुपात क्या होता है, 1:2:1 होता है। ये कार्बनिक पदार्थ, इन्हें क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। शरीर के ऊर्जा की आवश्यकता की कितनी मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों के द्वारा होती, 50 से 75% मात्रा। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती, 4.2 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको याद रखना है, CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनाए, अनुपात 1:2:1। और ये कार्बनिक पदार्थ है, यही कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। हमारे बॉडी की एनर्जी जो है, हमको जितनी भी एनर्जी की नीड होती है उसमें से 50 से मतलब आधे से 1 तक, मतलब देखिए 50% से 75% तक जो मात्रा की पूर्ति है इन्हीं पदार्थों से होती है। दो मतलब आधे से 2/3 तक। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के भी 3 प्रकार है, कौन कौन से, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, ये जो एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। जो मोनोसेकेराइड है वो सरल अवस्था रहेगी। डाइसेकेराइड क्या रहेगा, 2 मोनोसेकेराइड से मिलके बना रहेगा डाइसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड क्या रहेगा, इसमें मोनोसेकेराइड के कई अणु रहेंगे। मोनोसेकेराइड के कई अणु के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। मतलब पॉलीसेकेराइड कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। और ये किन में पाया जाता है, ऑर्थोपोडा के बाह्य कंकाल और सेल्यूलोज में ये पाया जाता है पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल क्या रहेंगे, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। काइटिन की कोशिका भित्ति किसकी होती है, कवक की होती है। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल देखिए, जैसे ग्लूकोज सिंपल है, गैलेक्टोज, मोनोज और ट्राइयोज। ट्राइयोज से ये मत समझना कि 3 कोई चीज़ों से मिलके बना, ये मोनोसेकेराइड है। उसके बाद डाइसेकेराइड, तो समान या ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इससे सुक्रोज, अच्छा, समान या भिन्न मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसेकेराइड बनता है, जैसे माल्टेज, सुक्रोज और लेक्टोज।
तीनों बात समझने लायक है। मोनोसेकेराइड सिंपल रहेंगे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मोनोज और ट्राइओज। डाइसेकेराइड क्या है, मोनोसेकेराइड से मिलके बनेंगे, तो समान या अलग अलग मोनोसेकेराइड हो सकते हैं। इनके कितने, 2 अणुओं के संयोजन से बनेंगे। समान की बात करें तो जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज है तो समान हो गए, यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज है तो असमान हो गए। तो समान या असमान 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर डाइसेकेराइड बनते हैं। डाइसेकेराइड के 3 एग्जाम्पल है, सुक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बनता है, माल्टोज, ऐसे याद रखना। उसके बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज से लैक्टोज बनता है, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से सुक्रोज बनता है। पॉलीसेकेराइड में एग्जाम्पल याद रखना, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। ये एग्जाम्पल इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं जहाँ हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के काम क्या है, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, फिर शरीर में भोजन संचय की तरह काम करना। विटामिन सी का निर्माण, यहाँ आपको फंसाएगा। विटामिन सी की जगह के, ए, बी किसी भी विटामिन का नाम आपको दे देगा। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य विटामिन सी का निर्माण करना है। ये भी निर्माण करने की बात बोल रहा है, संचय की बात नहीं बोल रहा है। फिर न्यूक्लिक अम्लों का भी निर्माण करता है, जंतुओं के बाह्य कंकाल का भी निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, जैसे गेहूँ है, मक्का, ये बहुत सुना होगा, चावल, बाजरा है, आलू है, शकरकंद है, शलजम है। ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। जो भी शुगर पेशेंट होते, बीपी, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट, और वो भी और बाकी भी जो भी व्यक्ति, बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं करना चाहिए। गेहूं की रोटी में, चावल में, मक्के में, बाजरा में, आलू में, शकरकंद में, शलजम में, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज सबसे सरल यूनिट है। प्रोटीन की बात करते तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जे बर्जेलियस ने किया था। ये कैसे होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं, 20 अमीनो अम्ल से। मानव शरीर का कितने % भाग प्रोटीन से बना है, 15% भाग। सभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। तो प्रोटीन के बारे में सबसे पहले बात शब्द किसने दिया, जे बर्जेलियस ने दिया। क्या, कैसा है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है, 20 अमीनो अम्ल से। मानव शरीर का कितने % भाग प्रोटीन से बना है, 15%। 15% और 20 याद रखना, तो 15% भाग प्रोटीन से बना है और 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। सभी प्रोटीन में क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन। फिर ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत दोनों के लिए प्रोटीन आवश्यक है। मैंने अभी बताया, शरीर की टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए, और ऊर्जा उत्पादन, साथ ही जो वृद्धि विकास है उसके लिए भी प्रोटीन महत्वपूर्ण है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसमें से 10 का संश्लेषण हमारा शरीर कर लेता है, लेकिन 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। कौन कौन से सोर्स बताए, सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन और मूंगफली रट लेना, इनमें प्रोटीन मिलता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब गेहूँ पिसवाने जाते हैं तो बोलते हैं कि इसमें थोड़ी सोयाबीन मिला लिया करो, क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, आप लोग जितनी भी गर्ल्स हैं, आप लोग भी पढ़ाई करती है, भले आप कहीं वर्क ना कर रही हो, लेकिन पढ़ने में भी बहुत एनर्जी खर्च होती है हमारी, मानसिक रूप से थकावट होती है। तो 45 ग्राम प्रोटीन डेली आपको लेना ही चाहिए। प्रोटीन के भी एग्जाम्पल दिए, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल पढ़े थे, उसके टाइप पढ़े थे, वैसे प्रोटीन के टाइप्स है, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन क्या रहेगी, जो केवल अमीनो अम्ल के बने रहेंगे, सरल प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन क्या रहेंगी, जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहेंगे, संयुग्मी प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या रहेगी, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन। एग्जाम्पल देखिए, सरल प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्युलिन्स है और हिस्टोन प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन। आपसे प्रश्न यही से बनेंगे, उदाहरण से एग्जाम्पल बनेंगे कि एल्ब्यूमिन किस तरह के प्रोटीन का प्रकार है। उसके बाद संयुग्मी प्रोटीन, इसका एग्जाम्पल क्रोमोप्रोटीन है और ग्लाइकोप्रोटीन है। व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करें तो एग्जाम्पल प्रोटीन्स है, पेप्टोन है और पेप्टाइड है। प्रोटीन के महत्वपूर्ण काम, क्या क्या काम करता है प्रोटीन हमारे शरीर में, तो कोशिकाओं, जीवद्रव्य और ऊतकों के निर्माण में भाग लेता है। शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर होता है और मैरास्मस। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा, क्वाशियोरकर और मैरास्मस होगा। क्यों आवश्यक है, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर शरीर को क्या देते हैं, एनर्जी भी देते हैं, और ये जैव उत्प्रेरक और जैविक नियंत्रक के रूप में भी काम करते हैं प्रोटीन।
विकास का नियंत्रण, किसके जो हमारे आनुवंशिक लक्षण है उनका किस तरह से विकास हो रहा है इसका कंट्रोल भी करते। और ये संवहन में भी सहायक होते। कौन? प्रोटीन जो है संवहन में भी सहायक होते। उसके बाद क्वाशियोरकर के बारे में बताया कि ये क्या बीमारी है, किस तरह इसके लक्षण होते हैं। तो जो क्वाशियोरकर है रोग बच्चों में होता है, हाथ पाँव दुबला पतला हो जाता है और पेट बाहर की ओर निकल आता है। ये ठीक से बढ़िया विकसित नहीं हो पाते और शेष जीवन के लिए नाटे रह सकते। ठीक, क्वाशियोरकर ऐसी बीमारी, उसमें बच्चे के हाथ पैर दुबले रहेंगे, दुबले पतले, लेकिन क्या है उसका पेट बाहर निकल आएगा। फिर मैरास्मस क्या है, इसमें बच्चे की मांसपेशियाँ ढीली हो जाती है। तो क्वाशियोरकर में पेट बाहर आ जाएगा, हाथ पैर दुबले रहेंगे। और मैरास्मस में क्या रहेगा, जो मांसपेशियाँ, म से मरास्मस और म से मांसपेशियाँ ढीली हो जाती है, शिथिल हो जाती है। दवा के रूप में प्रयुक्त कैप्सूल आवरण स्टार्च या जिलेटिन प्रोटीन का होता है। जो भी आपने टैबलेट मेडिसिन देखी होगी जो कैप्सूल फॉर्म में आती है, तो इस कैप्सूल का कवर किससे बनता है? स्टार्च या जिलेटिन से। और ये क्या है? एक तरह से ये प्रोटीन है। तो आपको ये याद रखना कि इनका आवरण स्टार्च या जिलेटिन से बनता है, जो प्रोटीन का होता है। फैट के बारे में बताया, तो फैट जो है वसा, ग्लिसरॉल और वसी अम्ल का एक एस्टर है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उसको तेल कहते हैं। टेम्परेचर यहाँ याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन के फंसा सकता है। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस होते? 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस होते। और यदि इसी ताप पर द्रव अवस्था में तो उसको क्या कहते हैं? तेल कहते हैं। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है और दूसरा असंतृप्त। जो असंतृप्त वसा अम्ल कैसे बनता है? मछली के तेल और वनस्पति तेल से। केवल नारियल का तेल, ताड़ का तेल संतृप्त तेल के उदाहरण। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, इसको समझिए, मैं याद करवा देती हूँ, निश्चिंत रहिए। पहले तो 20 डिग्री सेल्सियस याद रखना। इस ताप पर वसा कैसी रहती? ठोस रूप में। लेकिन यदि इस ताप पर यदि द्रव में तो उसे तेल कहेंगे। ठीक, यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस है तो वो क्या है? फैट है। लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस पर यदि वो लिक्विड हो गई है, द्रव अवस्था में, तो उसको हम क्या कहते हैं? तेल। फिर इस वसा अम्ल जो फैटी एसिड है उसके दो टाइप होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। अब कैसे याद रखोगे? असंतृप्त। असंतृप्त मतलब इस तरह याद रखना कि आपको तृप्ति नहीं होती, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। जब आप मछली खाते हो और वनस्पति तेल, है ना, जो नॉनवेज खाते होंगे तो जब भी वो फ़िश खाते हैं तो उनको लगता है कि हमें हर दूसरे दिन फ़िश मिल जाए। मतलब यदि कंटिन्यूअसली 1 साल में फ़िश खाएंगे तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनके मन में रहेगा कि मुझे फिर से फ़िश खाना है। और वनस्पति तेल, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि जो हरी साग सब्जी खाते, जो शाकाहारी, उनको लगता है कि हर दूसरे दिन सब्जी मिले। तो दोनों चीज़, नॉनवेज भी और वेज भी, तो मछली का तेल और वनस्पति तेल, दोनों लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, तो असंतृप्त। फिर उसके बाद संतृप्त तेल के एग्जाम्पल क्या है? नारियल का तेल और ताड़ का तेल। ठीक, नारियल का तेल है प्रकृति से मिल रहा, ताड़ का वृक्ष है, दोनों का वृक्ष है, और ये संतृप्त तेल के उदाहरण है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। शरीर में इसका संश्लेषण किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और एक जो अडल्ट व्यक्ति उसको 20 से 30% ऊर्जा किससे मिलती है? फैट से मिलती है। शरीर में इसका संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वसा की बात चल रही, तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में फैट का संश्लेषण होता है। संश्लेषण की बात चल रही है, देखो शब्दों में आपको फंसाएंगे, यहाँ पे संश्लेषण बोला है उन्होंने। संश्लेषण मतलब निर्माण होता है। वसा के काम दिए, वसा बहुत महत्वपूर्ण है शरीर के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि फैट है तो फैट से शरीर ठीक नहीं लगता है या फिर चर्बी से ही बीमारियां होती है, ऐसा नहीं है। यदि सही मात्रा में शरीर में फैट रहे तो वो बिल्कुल लाभदायक होता है। क्या क्या काम में आता है? शरीर को एनर्जी देता है, त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं आने देता, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल करता है, खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। ये शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से भी बचाती है। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है और वजन में कमी आती है और शरीर का विकास रुक जाता है। आपने देखा होगा जो बहुत स्लिम है तो वजन में कमी है, शरीर का विकास भी उनका रुक सकता है, त्वचा उनकी रूखी हो जाती है।
वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है और हृदय की बीमारी होती है, रक्तचाप बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, ना ही आपको बहुत दुबले होना है, ना ही मोटे होना है, एक बैलेंस होना चाहिए। जो बॉडी मास इंडेक्स आता है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा आपकी हाइट कितनी है और अभी आपका वेट कितना है, फिर आपका बीएमआई निकल आएगा, उसमें पता चलेगा आप अंडर वेट हो, आपका बैलेंस है, या फिर आप ओवर वेट हो। तो उसको थोड़ा-सा देखना आप, उस हिसाब से जब भी आप अपना बॉडी वेट मेंटेन करोगे तो बीमारियाँ नहीं होगी। विटामिन के बारे में देखें तो इसका आविष्कार फंक ने किया था 1911 में। एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक यौगिक है। इसमें कोई कैलोरी नहीं होती है, लेकिन शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। 2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। वो बोलेगा जो विटामिन है उसमें कैलोरी इतनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कथन गलत हो जाएगा, इसमें कोई कैलोरी नहीं होती। और रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, तो विटामिन, विटामिन को ही रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ये आपसे आधार पूछ लेगा, किस आधार पर 2 प्रकार के घुलनशीलता के आधार पर। एक जल में घुलनशील है, एक वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील है। इसको बड़े आसानी से याद रखना। देखो, कोई कीड़ा है, ठीक है, कोई कीड़ा है, आपके कमरे में बहुत घूम रहा है, आप उसको जल में डालोगे तो घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा। लेकिन आप उसको किसी घोल में डाल दो, ठीक है, मान लो एसिड में डाल दिया, तो बिल्कुल घुल जाएगा, गल जाएगा। वही बात यहाँ पे बोली है। क्या बात बोली उन्होंने, कि जल में घुलनशील, ठीक है, जल में कौन घुल जाएगा, बी और सी घुल जाएगा। लेकिन जो कीड़ा है किस में घुलेगा, वसा या कार्बनिक घोलक में घुलेगा। तो कीड़ा से कैसे, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक, ये क्या है, वसा या कार्बनिक घोलक में घुलनशील है, जबकि बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन ए क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे नेत्र को भी, शरीर की इम्यून सिस्टम को, त्वचा, हड्डी, इनको मजबूत करता है। और विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से बनेगा, किस विटामिन में कोबाल्ट तत्व मुख्यतः पाया जाता है, तो बी 12 में पाया जाता है। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता और इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल, अर्गेस्टिरॉल द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है और वहाँ से उसका अवशोषण होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, विटामिन बी 12 याद रखना क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। फिर विटामिन ए क्या काम करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन का शरीर संश्लेषण क्या हमारी शरीर की कोशिकाओं से होता है, नहीं होता है। तो इसकी पूर्ति कैसे होती है, विटामिन युक्त भोजन से होती है। लेकिन कुछ ऐसे विटामिन है जिसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। कौन कौन से, विटामिन डी और के। डी कहाँ पे, आपने सुना होगा कि कभी डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आप सनलाइट में बैठो, क्यों, वहाँ से विटामिन डी मिलेगा। तो हमारी जो स्किन है उसका जो कोलेस्ट्रॉल है, उसकी, जिसको अर्गेस्टिरॉल कहते हैं, यहाँ पर हमारी स्किन भी विटामिन डी को एब्जॉर्ब करती है। फिर विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में जो संश्लेषित है वहाँ ये होता है और वहीं से उसका अवशोषण भी हो जाता है। विटामिन डी और के शरीर में उपस्थित रहते, बाकी तो हमें भोजन से प्राप्त करना होता है। यहाँ चार्ट दिया हुआ है, विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग है और उनके स्रोत है, ठीक। जैसे विटामिन है तो उसका रासायनिक नाम क्या है, उसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है, और ये जो विटामिन है किन स्रोत से, किन भोज्य पदार्थों को खाने से हमें इस विटामिन की आपूर्ति होगी। तो ए, बी कॉम्प्लेक्स देख लो, बी कॉम्प्लेक्स में क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12 अभी बताया, उसमें कोबाल्ट प्रमुख होता है तो उसका नाम भी साइनोकोबालामीन है। इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है। और मांस, कलेंजी, दूध, ये क्या है, इसके सोर्स है। उसके बाद विटामिन ए, रेटिनॉल, तो रतौंधी संक्रमण का खतरा, ज़ीरोफ्थेल्मिया, ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है। दूध में, अंडे में, पनीर में, हरी साग सब्जी, मछली कृत तेल, इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B1 की बात करें तो थायमिन, इसकी कमी से बेरी होता है। मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा, सब्जियां, इसमें विटामिन B1 पाया जाता है।
फिर विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, खमीर, कलेजी, मांस और हरी सब्जियां, दूध, इसमें विटामिन B2 पाया जाता है। B3 देखिए इनके नाम महत्वपूर्ण है, यहाँ सही जोड़ी मिलान में भी ये नाम आ सकते हैं। B3 निकोटिनामाइड, पेलेग्रा महत्वपूर्ण है, या 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। ये जो सोर्स है लगभग कॉमन है, सोर्स में कुछ बहुत ऊपर नीचे नहीं है, बस विटामिन C जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है वो देखना, जिसमें मिर्च और अंकुरित अनाज भी है। बाकी सोर्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, इसकी कमी से बाल सफ़ेद होते हैं और मंदबुद्धि। आप किसी को कहते हैं ना भाई तू मंदबुद्धि है क्या, तो कहना भाई तेरे अंदर विटामिन B5 की कमी है क्या, या फिर किसी के बाल सफ़ेद हो रहे भाई तेरे अंदर विटामिन B5 की कमी है। B6 पायरिडॉक्सिन, एनीमिया और स्किन रोग उससे हो जाते। B7 को बायोटीन कहते हैं, लकवा होता है, शरीर में दर्द और बाल इससे गिर सकते हैं, गिरते ही है बालों का जो हेयर फॉल है, तो B7 बायोटीन की कमी है आपके शरीर में, लकवा भी B7 बायोटीन की कमी। B11 फॉलिक एसिड है, एनीमिया और पेशिश रोग है। फिर B12 साइनोकोबालामीन है, एनीमिया और पांडु रोग है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड है, स्कर्वी और मसूड़े का फूलना है। डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में होता है और ऑस्टियोमेलेशिया वयस्क में। विटामिन डी की कमी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और आपने सुना होगा कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती, भुरभुरी हो जाती, वो किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से होता है। ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, और जनन शक्ति का कम होना। फिर विटामिन के फिलोक्विनोन है, रक्त का थक्का नहीं बनता विटामिन के की कमी से। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे ही विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ नोट दिया हुआ है। आंतरिक जीवाणु विटामिन B12 के मुख्य स्रोत है, ठीक है, आंत में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो B12 के मुख्य स्रोत है। खनिज लवण के बारे में बताया है। यहाँ देखिए खनिज लवण, तो मनुष्य खनिज भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। पौधों का क्या रहता है, वो भूमि से खनिज लवण प्राप्त करते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं तो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये शरीर की उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करता है, और गर्भवती स्त्रियों में प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। आपने सुना होगा कि आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स देते हैं, तो इसीलिए देते हैं क्योंकि कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि जो भ्रूण है, फीटस है, उसको प्लेसेंटा जो है पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हमारे शरीर में लगभग 15 से अधिक खनिज लवण अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। यह शरीर के कुल वजन का 4 से 5% होता है, ठीक है। तो खनिज लवण हमारे शरीर का जितना भी वजन है उससे 4 से 5% खनिज लवण या मिनरल्स होते हैं। कुछ प्रमुख खनिज पदार्थ और उनके क्या काम है उसके बारे में बताया है। कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी मोटा माटी एक आइडिया होना चाहिए, कभी भूले भटके कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर आप उसको सही कर सको, इसीलिए देखिए इसमें ध्यान से सुनिएगा। सोडियम, जो सोडियम क्लोराइड के रूप में होता है, 2.2 से 5 ग्राम इसकी दैनिक मात्रा की आवश्यकता होती। इसका स्रोत साधारण नमक, मछली, मांस, अंडा और दूध। ये सामान्यतः कोशिका बाह्य द्रव में धनायन के रूप में होता है और निम्न कार्यों से संबंध है। पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम की बात करें तो 1 ग्राम तक सभी खाद्य पदार्थों में होता है, और कोशिका द्रव्य धनायन के रूप में भी पाया जाता है। और सोडियम, जो सोडियम क्लोराइड के रूप में होता है, ये भी धनायन के रूप में होता है, लेकिन कोशिका बाह्य द्रव्य में होता है। फिर ये पोटेशियम जो है निम्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। किस किस के लिए, कोशिकाओं में होने वाले जो अनेक रासायनिक अभिक्रिया है, पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण है, शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखने के लिए। उसके बाद कैल्शियम, ये 1.2 ग्राम आवश्यक होता है। इसका स्रोत दूध, पनीर, अंडा, चना, हरी सब्जियां, साबुत अन्न, रागी, मछली। फिर ये विटामिन के साथ हड्डी और दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है, रुधिर के स्पंदन में भूमिका और पेशीय संकुचन की प्रक्रिया से संबंध होता है। उसके बाद फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस 1.2 ग्राम दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी, जई, आटा, कलेजी और गुर्दी में। तो कैल्शियम से संबंध होकर दांतों और हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करता है, कौन, फास्फोरस। और ये शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। लोह तत्व की बात करें तो लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनाने में आवश्यक है, और ऊतक में ऑक्सीजन के लिए आवश्यक है।
कितनी मात्रा होती है? 25 मिलीग्राम बालक में और बालिका को 35 मिलीग्राम, मतलब महिलाओं को इसकी आवश्यकता अधिक होती है। ये कलेजा, गुर्दी, अंडे का पीतक, चोरक युक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक, अन्य हरी सब्जी और गुड़ में मिलता है लौह तत्व। आयोडीन की बात करें 20 ग्राम, मछली, समुद्री खरपतवार, पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन नमक में। ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है और गलगंड से बचाने के लिए ये महत्वपूर्ण है आयोडीन। जो आपने सुना होगा, क्या है बीमारी, मुझे उसका, हाँ, गॉइटर रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, ये उसी का हिंदी में नाम है। तो आयोडीन हम बोलते हैं ना, टाटा नमक या फिर दूसरा जो भी नमक है आयोडीन युक्त जो नमक है, वो उसका सेवन करना चाहिए। मैग्नीशियम, ये बहुत अत्यल्प मात्रा में आवश्यकता हो मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा और कोबाल्ट की। कोबाल्ट हमने देखा था विटामिन B12 में पाया जाता था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो मैग्नीशियम सब्जियों में, जस्ता यकृत और मछलियों में मिलेगा। तांबा मांस, मछली, यकृत और अनाज में मिलेगा। और कोबाल्ट की बात करें तो मांस, मछली और जल में। मैग्नीशियम क्या करता है? पेशीय तंत्र और तंत्रिका तंत्र के क्रिया हेतु कैंसर से बचाव के लिए। जस्ता इंसुलिन कारिकी के लिए। तांबा हीमोग्लोबिन और अस्थियों के निर्माण और इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में। कोबाल्ट आरबीसी और विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए। जल की बात करते हैं, देखिए जल तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में। ये शरीर के ताप को, स्वेदन, पसीना और वाष्पन से कंट्रोल करता है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जल के माध्यम से ही संपन्न होती है। और पानी में आर्सेनिक विष के कारण केराटोसिस नामक बीमारी होती है। किस विष के कारण? आर्सेनिक विष के कारण। कौन सी बीमारी? केराटोसिस बीमारी। एक लास्ट है न्यूक्लिक एसिड, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है, जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में DNA और RNA के रूप में पाए जाते हैं। इसका काम क्या है? आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, एंजाइम के निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना, और क्रोमेटिन जाल का निर्माण कौन करता है? जो न्यूक्लिक एसिड है वो। ठीक है, आज की क्लास यही रखती हूँ। इसके बाद का जो है आगे वाली क्लास में हम करेंगे। अच्छे से पढ़िए। आप लोग के कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज कर देना, और भी थोड़ी देर से वीडियो अपलोड होगा और आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।